ऑलराइट, सो बाइक का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कुछ टर्म्स का यूज़ होता है, जैसे कि इंजन सीसी कैपेसिटी, बीएचपी, आरपीएम, पीएसआई, इन सब टर्म्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि आपका आधा काम बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि यूजुअली हमारे दिमाग में एक वो मिसकंसेप्शन होता है कि एक 250 सीसी की बाइक है और एक 450 सीसी की बाइक है तो 450 में पावर डबल होगी। लेकिन क्या आपको उतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, या आपका काम एक 200 या 250 सीसी की बाइक से चल सकता है? एंड इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो सिर्फ ये बाइक के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, इन फ्यूचर ऑल्सो अगर आप कोई भी बाइक लेने का डिसाइड करते हैं तो आपके लिए वो एनालाइज करना और चीज़ें समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजन सीसी की। 250 सीसी, 150 सीसी, 400 सीसी, 550 सीसी, क्या होता है ये इंजन कैपेसिटी? इंजन के अंदर का वो जो एरिया होता है उसको डिनोट करने के लिए टर्म यूज होती है क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज कॉल्ड सीसी। अब इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर होता है एक पिस्टन जो कि ऐसे कुछ ऊपर नीचे मूव होता है, उसके साथ लिंक्ड होती है ये रॉड जो रिवॉल्व होती है। अब 1 मिनट के अंदर जितनी बार ये रॉड रिवॉल्व होगी उसको कहते हैं आरपीएम, विच इज रेवोल्यूशन पर मिनट। और जितनी फास्ट ये रिवॉल्व होगी उतना ज़्यादा ये पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, और जितना फास्ट ये ऊपर नीचे जाएगा उतनी ज़्यादा ये पावर जनरेट करेगा। ठीक है, सो अब समझते हैं कि टॉर्क और बीएचपी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि दोनों चीज़ों को ही हम समझते हैं कि वो पावर जनरेट हो रही है, राइट। और आप अगर किसी भी बाइक या गाड़ी के स्पेक्स देखोगे किसी वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पे लिखा होता है कि दिस मच एनएम टॉर्क एट दिस मच आरपीएम, राइट, और इतना बीएचपी प्रोड्यूस करता है एट इतने आरपीएम। तो उसमें डिफरेंस होता क्या है? एक सिंपल भाषा में इसको जानते हैं कि टॉर्क एक्सीलरेशन से कनेक्टेड होता है। जब आप बाइक या गाड़ी स्टार्ट करते हो, पहले गियर में डालते हो, फिर आप एक्सीलरेट करते हो, उस टाइम पे जो आपको पावर चाहिए होती है ना, दैट इज टॉर्क, द इनिशियल पावर। और एक बारी गाड़ी पिकअप हो गई, आपने गियर शिफ्ट करा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लेट्स से कि गाड़ी है उस बाइक के अंदर 6 गियर है, उसके बाद वो गाड़ी कितना टॉप स्पीड तक जाती है, मैक्सिमम पावर वो कितना जनरेट करती है, दैट इज बीएचपी। ओके, सो टॉर्क इनिशियल पिकअप के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, एंड बीएचपी टॉप स्पीड पे जाने के लिए। तो एक स्कूटी के अंदर अराउंड 7 बीएचपी की पावर होती है और उसके अराउंड ही 7 या 8 एनएम का वो टॉर्क जनरेट करता है। तो अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि जब आप एक स्कूटी चलाते हो और उसको पिकअप करते हो तो वो उतनी ज़्यादा स्पीड पे पिकअप नहीं होती है, और उसकी टॉप स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, 70-80 की स्पीड तक वो जाती है। उसके बाद आप उसको कितना भी भगा लो, कितनी भी रेस दे लो, तो आरपीएम बढ़ता रहेगा वहाँ पे, आप जितनी उसको ज़्यादा पावर दोगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा पुश करेगी नहीं, क्योंकि उसके इंजन की कैपेसिटी उतनी है। तो उस हिसाब से जब आप कोई बाइक लेते हो जिसमें उसका डबल या 3 गुना या 4 गुना, लेट्स से कि कोई बाइक है जिसके अंदर 30 बीएचपी की पावर है और वो उतना ही 29-30 एनएम का टॉर्क जनरेट कर रही है, तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी कि एज कम्पेयर टू अ स्कूटी उसके अंदर कितनी ज़्यादा पावर जनरेट हो रही है, बोथ इन रिस्पेक्ट टू टॉर्क एंड बीएचपी। सो अब बात ये आती है कि आपको जो बाइक लेनी है उसके लिए कितना बीएचपी, कितना इंजन कैपेसिटी या कितना टॉर्क चाहिए, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे और वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको अब अपने लिए जो बाइक लेनी है वो आप कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ बाइक। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स आ गए हैं बाइक के अंदर। एडवेंचर बाइक सबसे ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गई है, विच इज़ इन राइट नाउ। एंड देन देयर इज क्रूजर, देयर इज कम्यूटर, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स टूरर, स्क्रैम्बलर, स्ट्रीट बाइक्स। तो इनके अंदर से आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपके लिए कौन सी परफेक्ट बाइक है? वेल एक्चुअली कोई बाइक परफेक्ट नहीं होती है, हर बाइक के अंदर बहुत सारे प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं। तो आपको यही डिसाइड करना है कि जो बाइक आप सिलेक्ट करोगे वो आपके हिसाब से परफेक्ट है या नहीं है। आजकल मार्केट में एडवेंचर बाइक्स की धूम मची हुई है, तो जिसको भी ज़्यादा ट्रैवल करना होता है वो सीधा एडवेंचर बाइक के पीछे ही भागता है। पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग कि मार्केट में और कौन कौन सी कैटेगरी की बाइक्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द क्रूजर बाइक्स। अब क्रूजर बाइक के अंदर जैसे बुलेट स्टैंडर्ड, मीटियोर, ये हार्ले डेविडसन X440 या जावा 42, ये सारी बाइक्स आती हैं क्रूजर कैटेगरी में, जो कि थोड़ी सी हैवी वेट होती हैं। और आपने पहले देखा होगा कि लोग लद्दाख जाते थे तो यही सब बाइक्स लेके जाते थे। अब क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे मार्केट में, तो ये बाइक्स पर मोर रिलायबल इन टर्म्स ऑफ इंजन पावर
तो यही बाइक्स लोग लेके जाते थे। सेकंड कैटेगरी है कम्यूटर, जो कि नॉर्मल जैसे ये बजाज पल्सर, हीरो स्प्लेंडर, यामा की MT, ये सब बाइक्स कम्यूटर कैटेगरी। अब ये वाली बाइक्स जो हैं ये काफ़ी लो सीसी में आती हैं। इसको लोग मोस्टली सिटी में ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस जाने के लिए या नॉर्मल राइड करने के लिए, और इनकी माइलेज वगैरह भी एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स काफ़ी अच्छी होती है। सो थर्ड कैटेगरी है स्क्रैम्बलर। अब स्क्रैम्बलर एक ऐसी कैटेगरी निकाली है जो इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा बाइक्स इस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है, बट देन धीरे धीरे और इस कैटेगरी में बाइक्स लॉन्च हो रही है। जैसे कि एसटी की स्क्रैम्बलर है, स्क्रैम 411 है, अभी नई रिसेंटली जो गोरिल्ला 450 लॉन्च हुई है। तो इन बाइक्स के अंदर क्या अलग सा होता है, दीज आर नॉट द बाइक्स फॉर टूरिंग बट दीज आर लाइक द ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। इन बाइक्स को आप थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड कर सकते हो, बट इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लगेज माउंट करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो बेसिकली ये वाली बाइक जो है ना, ये थोड़ा फील के लिए है कि आप इनको सिटी में भी चला लो, आप इनको थोड़ा कभी कभी हाईवे पे ले जाओ तो चलेगा, एंड थोड़ा थोड़ा ऑफ रोड कर लो। तो ये उस कैटेगरी की बाइक है बेसिकली, जस्ट टू गेट द फील ऑफ बाइकिंग। नेक्स्ट कैटेगरी स्पोर्ट्स, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ फॉर लाइक ट्रैक रेसिंग, या नॉर्मली आप रोड पे इसको चलाओगे और इनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी कम होती है और इसका जो राइडिंग पोजीशन होता है काफ़ी एग्रेसिव होता है। नेक्स्ट कम्स दी एडवेंचर ऑफ रोड कैटेगरी। अब अभी भी मैं ये जो सब बाइक्स की बात कर रहा हूँ ना, ये 3 से 4 लाख, मतलब 4 लाख से अंडर के प्राइस की बाइक्स की बात कर रहा हूँ। उस प्राइस रेंज के अंदर एडवेंचर ऑफ रोड कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से सिर्फ हिमालयन, YSD एडवेंचर और हीरो एक्सपल्स आती है। ये 3 बाइक्स ऐसी हैं कि इनको आप कहीं पे भी कुदा दो, पहाड़ पे चढ़ा लो, इसको आप इजीली वो चीज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर कंपनीज ने क्या किया है कि एडवेंचर टूरर कैटेगरी निकाली है, जिसके अंदर सुजुकी V-Strom है, और जैसे BMW की ये GS 310, KTM की 250, 390 एडवेंचर, ये सब बाइक्स। तो चलो आगे इन्हीं 2 बाइक्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अब जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इतनी सारी कैटेगरी की बाइक्स होती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दी एडवेंचर बाइक्स। ये एडवेंचर बाइक का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, बहुत रिसेंटली ही इंडिया में आया है। पहले जो एडवेंचर बाइक्स आती थी वो हायर सीसीज में ही आती थी, जैसे कि ट्रायम्फ की टाइगर हो गई, या BMW GSA, या होंडा अफ्रीका ट्विन। अब बहुत सारी कंपनीज ने लोअर सेगमेंट के अंदर ये बाइक्स निकालना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया के अंदर सबसे पहले ये आई थी हिमालयन, रॉयल एनफील्ड की तरफ से, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एडवेंचर बाइक होती क्या है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा कि, या एडवेंचर बाइक के नाम से आपके दिमाग में यही चीज़ आ जाती है कि वो एक ऐसी बाइक है जिसको आप सब जगह लेके जा सकते हो, एंड देन स्पेशली जब आप पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग करते हो तो उस टाइम पे एडवेंचर बाइक इज़ द बेस्ट। अब पहले के टाइम में क्या होता था, जब इंडिया में बाइकिंग कल्चर नहीं था, कुछ शौकीन लोग होते थे जो लद्दाख का ट्रिप लगाते थे, एंड या फॉरेनर्स इंडिया में आते थे, तो सबकी एक फेवरेट बाइक होती थी उस टाइम पे, वो बुलेट लेके जाते थे। स्टैंडर्ड 350 या 500 सीसी उस टाइम पे आती थी। सो बैक टू एडवेंचर बाइक्स। एडवेंचर बाइक वही होती है, आपने हिमालयन की भी बहुत सारी एड्स देखी होंगी कि, और बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे हैं जहाँ पे लोग उसको लिटरली पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे रोड तो छोड़ो, प्लेन सरफेस भी नहीं है और वहाँ पे इतने सारे पत्थर ग्रेवल्स हैं, उसको बस चढ़ाए जा रहे हैं। अब आप एक चीज़ सोचो कि क्या जब आप बाइक लोगे वो चीज़ आप करोगे, और करोगे भी तो कितना फ्रीक्वेंटली करोगे। तो वही है कि आज के टाइम में हर कोई बोलता है यार कोई और बाइक लेने से अच्छा हम एक एडवेंचर बाइक लेते हैं। पीपल हु लाइक टू गो आउट, मतलब जिनको सिर्फ सिटी में नहीं चलाना होता और ट्रिप्स करने होते हैं, ट्रैवल करना होता है। तो एडवेंचर बाइक नो डाउट इज केपेबल टू गो एनीवेयर, बट डू यू नीड एन एडवेंचर बाइक? डू यू नीड टू स्पेंड 3 lakhs 4 lakhs इन दैट मच बाइक? इसके बाद आते हैं हम लोग एडवेंचर टूरर कैटेगरी, जिसके अंदर आती है V-Strom। अब एडवेंचर टूरर का मतलब ये है कि इस बाइक को डिज़ाइन इस हिसाब से किया गया है कि इसके अंदर एग्जैक्ट एडवेंचर बाइक जैसे फीचर्स नहीं है, ना वैसा सस्पेंशन है, ना वैसे ये ट्यून करी गई है, लेकिन ऑलमोस्ट इसको एडवेंचर बाइक की तरह बनाया गया है। इवन दो उसका इंजन कैपेसिटी या सस्पेंशन वैसा नहीं है, बट इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको वैसा दिया हुआ है, इसकी डिजाइनिंग और स्टाइलिंग वैसी करी हुई है, आपका पॉस्चर वैसा रहता है अपराइट। सो दैट इज अ एडवेंचर टूरर बाइक। अब इस बाइक को एक नॉर्मल बंदा जो लेता है बाइक, वो कहीं भी लेके जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे वो पहाड़ पे वो क्लाइंब नहीं कर पाएगी, लेकिन आप खुद सोचो कि जब आप सैडल बैग्स लगाओगे, टॉप बॉक्स लगाओगे, या अपना सामान लोड करोगे, या किसी ट्रिप पे जाओगे, तो आप कितना वो सब चीज़ें करोगे। इवन द पीपल हु बाय हिमालयन राइट नाउ और अदर हैवी बाइक्स, वो बाइक ऑलरेडी इतनी हैवी होती है, उससे आप कितना एडवेंचर कर लेते हो। उसके बाद हीरो एक्सपल्स आई, एक लो बजट में हल्की बाइक निकाली हीरो ने, जो कि बहुत ही एक हिट थी।
वो बाइक आज के टाइम में वो लोग लेते हैं जो स्पेशली जिनको ऑफ रोड करना होता है, या जो लोग ट्रेल्स पे जाते हैं, उसमें एक रैली किट लगती है और उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा के वो उस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवेंचर और एडवेंचर टूरर के अंदर डिफरेंस क्या है, और बाकी मैं आगे और बाइक के बारे में जब बात करूँगा तो और चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने जब बाइक लेनी थी तो मैंने बाइक क्यों ली और कैसे डिसाइड करी, और इस बाइक पे आके मैं लास्ट में कैसे रुका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रैवल से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। मैंने अभी तक पिछले 3-4 साल में गाड़ी से ट्रैवल करा है और मैंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है। आई वेंट टू नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, दिल्ली टू कन्याकुमारी एंड देन नेपाल, लद्दाख, उन सब के व्लॉग्स आर देयर ऑन द चैनल। एंड देन उसके बाद फिर मेरा बाइक से कहीं पे जाने का मन किया, बट मेरे पास बाइक थी नहीं कोई, तो आई थॉट कि मेरे पास स्कूटी है तो मैं स्कूटी से ट्राई करता हूँ यार, कि मज़ा भी आएगा, कुछ नया भी होगा। तो स्कूटी से मैंने 1 महीना एक चैलेंज लिया और ट्रैवल किया। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट फॉर दैट। उसके रील्स आर देयर ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन चेक इट आउट। वो जब मैंने बाइक ली उसके बाद वो जब मैंने स्कूटी से ट्रैवल किया उसके बाद मेरा मन किया कि अब मुझे एक बाइक लेनी चाहिए। सो स्कूटी से 1 महीने का ट्रिप करने के बाद मुझे अब क्या करना है ना, आई एम नॉट अ बाइक राइडर, एज इन कि मुझे सिर्फ बाइक को शौक के लिए चलाने के लिए बाइक नहीं चाहिए थी, मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो मेरे सारे पर्पसेस को फुलफिल कर दे। अब ना तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा ऑफ रोड पे जाऊँगा, साल में एक बारी लद्दाख चला जाऊँगा, एक बारी स्पीति चला जाऊँगा, और वो भी हर बारी नहीं जाऊँगा। एंड देन एक ऐसी बाइक जिसमें ठीक ठाक सा पावर हो और बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, एंड देन लगेज माउंट करने की कैपेसिटी अच्छी खासी हो, और इनकेस अगर एक पिलियन राइडर उसके ऊपर बैठे तो उसके लिए सीट कंफर्टेबल हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे कंसिडर करनी थी, जिसके बारे में मैं अभी और आगे डिटेल में बात करता हूँ। लेकिन पहले चलते हैं बाहर, आपको बाइक के दर्शन करवाते हैं और बाइक के बारे में बात करते हैं, बाइक के प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन विल कम बैक एंड देन लेट्स फाइनली डिसाइड कि आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। हाँ जी, तो ये रही मेरी बेबी। आज सुबह ही मैंने इसको धो के मस्त पॉलिश किया, वैसे कुछ दिन पहले वॉश कराई थी, और ये खड़ी रहती है अब स्कूटी। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। इस बाइक के अंदर क्या चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है, एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट इन चीज़ों में कुछ भी ऐसा नहीं है विच वुड बी अ डील ब्रेकर फॉर मी, या नॉन नेगोशिएबल। अगर कुछ भी ऐसा एक चीज़ होती जो एक डील ब्रेकर होती तो फिर मैं ये बाइक नहीं लेता। सबसे पहले तो यार इसका ये जो क्लच है ना, ये क्लच है वेट मल्टीप्लेट, ये एक टेक्नोलॉजी है, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी आती है वो आती है स्लिपर, और यू कैन से स्लिप एंड असिस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि ये जो है वेट मल्टीप्लेट ये हार्ड होता है क्लच, और जो स्लिपर होता है वो सॉफ्ट क्लच होता है। तो अब नॉर्मली राइड करने में तो इतना पता नहीं चलता जब आप ऐसे राइड कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक आ जाता है वहाँ पे फिर हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब हो ही जाएगा, कभी ना कभी आप किसी एक पॉइंट पे ऐसे फंसोगे ट्रैफिक में कि भाई गंदा जाम होगा और चाहिए रहेगा वो वाला क्लच। दूसरा इसका जो कॉन है वो एक्चुअली इसकी विंडशील्ड है, जो इसका लुक भी बहुत अमेजिंग देती है। मतलब विंडशील्ड इसका कॉन नहीं है, विंडशील्ड तो बहुत अमेजिंग है। बस यही है कि अब जैसे मेरी हाइट है 5'11", तो मेरी हाइट के हिसाब से ये थोड़ा सा अगर इतनी और ऊपर होती ना तो बहुत अमेजिंग हो जाता। बट अभी भी क्या है कि मैं इसमें एक्सटेंशन लगा सकता हूँ, बट फिर वो एक्सटेंशन लगा के ना एक बहुत अजीब सी लुक देती है। तो दिस अगेन इज़ लाइक द सेकंड कॉन फॉर मी। तीसरी चीज़, इसकी जो सीट हाइट है वो है 835 mm। अब इवन दो मेरी हाइट 5'11" है और मेरे पैर ना ये देखो पूरे ज़मीन पे लग जाते हैं आराम से, टिपटो नहीं प्रॉपरली प्लेस हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसको मोड़ते हो ना तो वो इस हाइट की वजह से ना थोड़ा कभी कभार ऐसे डिसबैलेंस सा हो गई है मुझसे ये बाइक। बहुत स्लो स्पीड पे, मतलब आप जब टर्न करते हो तो पैर लगा के ना तो वो हो जाता है। अब अगर थोड़ी सी सीट हाइट इसकी और कम हो जाती ना, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है आई थिंक 205 mm, जो कि बहुत अमेजिंग है। उसको आप 15 mm और कम कर सकते थे। 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस या 185 की स्टिल बहुत सही है टू ऑफ रोड एंड एवरीथिंग। बाकी इसमें एक ऑप्शनल सीट आती है जिससे ये सीट हाइट कम हो जाती है, बट फिर आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं। चौथा कॉन जो है वो एक्चुअली सबसे ऊपर टॉप लिस्ट में मुझे डालना चाहिए था, जो कि हैं इसके सस्पेंशन।
अब इसके सस्पेंशन नॉर्मल रेगुलर सस्पेंशन है। अब ये बना तो दी है एडवेंचर टूरर बाइक, लेकिन सस्पेंशन थोड़े और लॉन्ग ट्रैवल डाल सकते थे। थोड़ा सा प्राइस इसका ऑलरेडी हाई है मार्केट के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से यार इस प्राइस रेंज में ही वो सस्पेंशन डाल सकते थे। बाकी अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा आई थिंक कॉस्ट और इंक्रीज़ करके डाल सकते थे, बट एटलीस्ट सस्पेंशन तो इसके सही होते ना। तो इवन दो स्टिफ सस्पेंशन का हाईवे पे जब आप ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे और गाड़ी पे थोड़ा वेट होता है तो वो बाउंस उतनी नहीं करती है गाड़ी और आराम से निकल जाती है, झटका नहीं लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से जब ऑफ रोड टूरर बना ही रहे थे तो थोड़ा और लॉन्ग ट्रैवल डाल सकते थे। सो बट देन अगेन मेरे लिए वो डील ब्रेकर नहीं है, काम चल जाता है उसके बगैर भी, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा ऑफ रोड करना नहीं होता। और एक और कौन इसका है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। मतलब आप पे कोई स्कूटी ख़रीदोगे सुजुकी की तो उसके अंदर भी सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये, तो ये थोड़ा बोरिंग सा लगता है। इवन दो इसमें ऐप से कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की, बट देन मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक वो यूज़ नहीं किया। मैं फ़ोन पे ही मैप्स लगाता हूँ। ये थोड़ा सा कलरफुल और अच्छा होता ना तो और थोड़ा फील देता, बट देन अगेन इस पर इतना ध्यान जाता नहीं है राइड करते हुए, एक्सेप्ट कि बस स्पीड दिख रही होती है, गियर दिख रहा होता है कौन से गियर में हो। एंड देन कम्स द फ्रंट एलईडी लाइट। एलईडी लाइट जो इसकी है वो आई थिंक आजकल सब में ही ऐसी जो एलईडी लाइट आती है उसका थ्रो इतना ज़्यादा नहीं है, तो आपको एक एडिशनल लाइट उसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो आई थिंक प्रीटी मच ये ही एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट थे इस बाइक के। बाकी तो यार मतलब 100% तो आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई आप कुछ भी कर लो कमी तब भी निकाल ही देंगे, तो मेरा वो वाला एंगल नहीं रहता है। मेरे हिसाब से प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये चीज़ें बस इम्प्रूव हो सकती थी। ओह ये जगह बड़ी सही है, ये एक्चुअली हेलीपैड है यहाँ पे एक, एंड लोग गाड़ी वाड़ी सीखते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। पहली चीज़ इस बाइक के आप लुक्स देख लो, वैसे तो बहुत सारी पिक्चर्स वीडियोस में ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोज ऑफ दिस बाइक कि इसका जो लुक्स एंड स्टाइलिंग है वो बहुत ही अमेजिंग है। ये मतलब आपको ना एक स्पोर्ट्स बाइक वाला फील देती है, इवन दो इट्स एन एडवेंचर कैटेगरी बाइक। और 3 कलर्स इसमें आते हैं, मेरे हिसाब से वो थोड़े से लाउड हैं। बाकी 2 कलर्स येलो एंड ऑरेंज, तो मुझे ये कलर बहुत सही लगा, ब्लैक एंड रेड। दूसरी चीज़ यार इसका फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, मतलब क्वालिटी काफ़ी सही है। अभी बहुत ज़्यादा ये थोड़ी मिट्टी विट्टी हो रही है तो शायद इतना समझ में ना आए। बाकी नट्स बोल्ट्स सारी चीज़ें बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे। इससे ज़्यादा अच्छा मैंने जो चीज़ देखी है वो ट्रायम्फ में देखी है। ट्रायम्फ जो क्वालिटी प्रोवाइड करती है ऑब्वियसली उसके लेवल की तो नहीं है ये, बट या द फिट एंड फिनिश इज़ अमेजिंग। थर्ड थिंग इसका जो हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अमेजिंग है। वो मुझे पता चला था लद्दाख में जब मैं पहुंचा था श्रीनगर के बाद। उन रास्तों पे जैसे मैंने ये बाइक चलाई थी ना टर्न्स पे, उससे समझ में आया था कि इसकी हाइट मतलब जो भी इंजीनियरिंग मारा हुआ है इसके अंदर उसके हिसाब से क्या सही राइड क्वालिटी है इसका। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ रोड कैपेबिलिटी के बारे में अभी बात करेंगे, बट फ़िलहाल के लिए मैंने अभी भी बताया था कि इसका 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ एक और छोटा सा कॉन ये है कि ये जो बैश प्लेट है ना ये थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती थी, ये दे सकते थे थोड़ी लंबी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से कुछ आगे लगे, नीचे से भी लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो या दिस इज़ अनदर कॉन। और मैंने जो बोला था जो मेरे लिए एक डील ब्रेकर चीज़ थी वो ये था कि यार पिलियन कोई बैठे इसके ऊपर तो राइडर और पिलियन के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा स्पेस होना चाहिए। प्लस पीछे ये वाली प्लेट है ये तो टॉप बॉक्स के साथ ही आई थी, बट उसके नीचे वाला ये जो रैक है ये इंस्टॉल्ड ही आता है, प्री इंस्टॉल्ड, तो यहाँ पे आपके 1500 रुपये बच जाते हैं। एंड देन ऐसा होता है यार अकेले आप घूमोगे ठीक है, लेकिन कभी कोई साथ नहीं होता। अब जैसे ये वाली ट्रिप पे मेरी एक फ्रेंड साथ में थी लद्दाख में, तो फिर सही हो गया ना ये। और जो सीट इसकी थी ना, सीट मुझे थोड़ा सा दुख दे रही थी, तो मैंने इसको करोल बाग जाके सीट के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा कुशनिंग करवाई थी, उसके बाद से ये बहुत मस्त हो गई है। बट मैंने ये पढ़ा था कि ये सीट 4-5 हज़ार किलोमीटर आप राइड करोगे ना उसके बाद काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, जो कि अब एक्चुअली हो गई है। अब मुझे पता नहीं कि वो जो मैंने करवाया उससे हुई है या जनरली ऐसी हुई है। एंड देन माइलेज फ़िलहाल के लिए मैंने उसको थोड़ा अजीब तरीके से चलाया, तो अभी जो ये माइलेज दे रही है 2.8 लीटर पर 100 किलोमीटर, तो मतलब मोटा मोटा 40
की भी माइलेज शायद अभी नहीं दे रही है, बट नॉर्मली जब मैंने इसको पहले लिया था ना, फर्स्ट सर्विस कराने से पहले भी ये माइलेज दे रही थी अराउंड 42, और लद्दाख वाली ट्रिप पे भी 42 to 45 के बीच में इसने माइलेज दिया है। और अभी ये बाइक चल गई है 7436 किलोमीटर। सर्विस कॉस्ट की बात करते हैं। सर्विस कॉस्ट मुझे इसका पड़ता है कुछ 1300-1400 रुपये के आसपास, जिसमें 1200 ml इसका इंजन ऑयल डलता है मोटुल का सिंथेटिक, और वही इंजन ऑयल इसके अंदर डलता है। आई थिंक सर्विस कॉस्ट ठीक है। पहली सर्विस हुई थी 3000 किलोमीटर पे, दूसरी हुई 6000, और चौथी होगी तीसरी होगी 10,000 किलोमीटर पे। तो भाई ये बाइक टॉर्क और BHP की बात करी थी ना हमने, तो 22 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है एंड 26 BHP का इसका मैक्स पावर है। अब क्या होता है कि अगर आप इसको 100-105 तक चलाओगे ना तो बहुत सही भागती है ये 4000 से 6000 RPM के बीच में। और वही अगर आप इसको 110 से ऊपर लेके जाओगे ना, अब मैं इसको लेके गया हूँ 127 आई थिंक 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, बट ये थोड़ा सा टाइम लेती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इसका इंजन 250 सीसी का इंजन है, जो कि बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से 250 से 400 सीसी के इंजन के बीच का जो इंजन कैपेसिटी होता है ना, दैट इज़ आई थिंक गुड फॉर इंडियन रोड्स, बिकॉज़ यहाँ पे यार वैसे भी एक कंफर्टेबल स्पीड जो रहती है ना, सेफ्टी के हिसाब से भी और रोड कंडीशंस को देखते हुए भी कि कोई भी कहीं से भी आ जाता है, वो 100-110 की स्पीड मेरे हिसाब से सही है। उससे ज़्यादा चलाना, 100 से ज़्यादा चलाना भी एक्चुअली बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर आपके पास एक हायर सीसी बाइक है जो एकदम से स्पीड पकड़ ले और जिसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तो उस केस में हाँ लोग चलाते हैं 2-3 सेकंड में वो 100 से 120-130 चली जाती है, स्पीड भी कम हो जाती है, ब्रेक्स अच्छी हैं, तो इट्स गुड। ब्रेक्स इसके भी अच्छे हैं नो डाउट, एंड रिस्पॉन्स इज़ गुड। हाँ, एक और कौन इसके अंदर ABS, इसमें डुअल चैनल ABS है, यानी कि आगे भी ABS है और पीछे भी ABS है, लेकिन पीछे का जो ABS है ना, एटलीस्ट इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए था उसको टर्न ऑफ करने का, सो दैट व्हेन यू गो ऑफ रोड एटलीस्ट आपके पास वो थोड़ा ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी तो हो, थोड़ा स्किड विट तो करे ये बाइक। अब ऐसे क्या होता है कि आप ब्रेक मारते हो ना, तो ABS की वजह से वो ब्रेक थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम कम होता है बिकॉज ऑफ द ABS, नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स। तो वो चीज़ एक और कौन है जो इसके अंदर नहीं है, बट मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ मैं ऑफ रोड जाता नहीं हूँ। हैंडल इसका काफ़ी सही पोजीशन है, बट मेरे हाइट के हिसाब से ना इसमें मुझे हैंडल बार राइजर्स लगवाने पड़े, जो कि और 1100 रुपये का ख़र्चा था। तो ये है हैंडल बार राइजर्स, इतना पार्ट ये जो लगा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट तो अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं लंबा भी जब राइड करता हूँ इस पर, तो मुझे उतनी टायर्डनेस फील नहीं होती है जो मैं स्कूटी पे 400 किलोमीटर 12 घंटे में किए थे। भाई दिमाग ही ख़राब हो गया था मेरा वो। हाँ जी, तो अब थोड़ा सा ना ऑफ रोड के बारे में बात कर लेते हैं। सो देखो, मैं इसको लद्दाख के ट्रिप पे लेके गया हूँ, एंड जितना मैंने वहाँ पे इस बाइक को चलाया, जो रास्ता बीच में आया था, वहाँ पे इस बाइक ने एकदम सही परफॉर्म किया। मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसकी पावर कम है या फिर इसके सस्पेंशन में शॉकर्स में कुछ प्रॉब्लम आई हो कि बहुत ज़्यादा एकदम से अंदर चलेगा, क्योंकि स्टिफ सस्पेंशन है तो एकदम से अंदर नहीं जाते हैं, एंड मोर ओवर स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ऑफ रोड में बहुत सही परफॉर्म किया है। एक जगह एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ, अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो हम जा रहे थे मेराक, और वहाँ पे मैं मेन रोड छोड़ के ना गूगल मैप्स के भरोसे एक रास्ते पे चला गया जो कि नीचे की साइड को था, जो बेसिकली रास्ता नहीं था वहाँ पे, वो कंप्लीट ऑफ रोड था। तो आगे गए तो आगे रास्ता वहाँ पे बंद था, और उसके चक्कर में फिर लिटरली एक पहाड़, या तो ऑप्शन था कि वापस चले जाएं, या ऑप्शन ये था कि एक पहाड़ को चढ़ के जो ऑफ रोड ट्रेल बना हुआ था वहाँ पे, उसको चढ़ के जाएं। अब मैंने पिलियन को ऑफलोड किया, सामान लगा हुआ था, टॉप बॉक्स से सब सामान लगा हुआ था, और उसके साथ में इस बाइक को चढ़ाया। वहाँ पे मुझे लग रहा था कि जो इसकी पावर है ना, थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो ये बाइक थोड़ी शायद आराम से चढ़ जाती, मतलब टॉर्क अगर इसमें और ज़्यादा होता तो, लेकिन चढ़ तब भी गई थी ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इंजन BHP टॉर्क के भरोसे आप कब तक जाओगे? इट्स अबाउट द राइडर ऑल्सो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत अमेजिंग राइडर हूँ, क्योंकि मेरे को बाइक चलाते हुए बहुत ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ, बट स्टिल ऑफ रोड उतना ही ऑफ रोड करोगे आप, उससे ज़्यादा ऑफ रोड क्या ही करोगे, उसके हिसाब से ये ठीक है। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट्स कंपैरिजन विथ लेट्स से हिमालयन। शायद अगर उसकी वेटिंग कम होती तो मैं सोच लेता हिमालयन लेने के लिए, बट देन उस गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो
मुझे लगता नहीं कि मैं उतने प्राइस रेंज पे अभी के लिए हिमालयन उठाता। अब आप एक चीज़ देखो, ये उससे 1 लाख रुपए एटलीस्ट सस्ती है। ये मुझे पड़ी थी 2,32,000 की आफ्टर डिस्काउंट्स एंड ऑल। कम से कम 1,10,000 रुपये ये उससे सस्ती है। उससे ये बाइक हल्की है, इसका सर्विस कॉस्ट उससे कम है, ठीक है। उसके बाद इसका फ्यूल एफिशिएंसी उससे ज़्यादा है। और अगर हिमालयन के प्रोस की एडवांटेजेस की बात करें एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक, तो वो बाइक बस एक ही एडवांटेज यही है कि उसके अंदर ज़्यादा इंजन पावर है एंड 2 ऑफ रोड केपेबिलिटीज़। बट देन अगेन वो प्रैक्टिकलिटी में मेरे किसी यूज़ की है नहीं, यू नो, दी ऑफ रोड केपेबिलिटी। सो इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। मैं ये नहीं बोल रहा कि हिमालयन इससे बुरी बाइक है या ये हिमालयन से अच्छी बाइक है। हर बाइक के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो इट्स नॉट वर्थ 1 लाख रुपये और ऊपर। हाँ, शायद अगर 20-25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये या मैक्सिमम 40 हज़ार रुपये भी इससे ज़्यादा होती ना, तो समझ में आता है कि हाँ, ये लेके आप थोड़े पैसे और डाल के वो ले सकते हो और ज़्यादा पावर आपको मिल जाएगी। बट मेरे हिसाब से इट डिड नॉट मेक सेंस, सो आई चोज़ माई परफेक्ट बाइक। हाँ जी, तो चलो अब चलते हैं घर वापस और चल के इसकी बाकी की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सनसेट हो रहा है बहुत सही। 5,500 RPM और 90 से 100 के बीच की स्पीड जब इसमें होती है ना, दैट इज़ इट्स स्वीट स्पॉट। तब चलाने में इतना ही मज़ा आता है ना, इट्स रियली अ प्लेजर टू राइड दिस बाइक। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि मैंने ये बाइक क्यों ली एंड आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए और मैंने क्या चीज़ें कंसिडर करी। तो जब मैंने अपना 30 डेज़ पे स्कूटी वाला एक ट्रिप किया था, वहाँ पे ना एक मोमेंट ऐसा आया था कि मुझे जाना था सीधा और मैं चला गया ऐसे एक ढलान पे नीचे। और वो ढलान पे अगर मैं बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता ना, तो शायद वो स्कूटी ऊपर नहीं आ पाती अकेले, और मेरा लगेज भी माउंटेड था उसके ऊपर। मैंने वहीं पे रोक के ना उस स्कूटी को मोड़ा। अब जब मैंने मोड़ा है ना, आई एम गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी और ऐसे स्लोप पे ऊपर ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस टाइम पे वो स्कूटी का वेट लगेज के साथ भी मेरे अकेले बंदे के लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, और मैं मोस्टली अकेले ही ट्रैवल करता हूँ। तो सबसे पहला फैक्टर ये था कि मुझे बाइक चाहिए थी जिसका बहुत ज़्यादा वेट ना हो। अब यूजुअली जो बाइक्स है उन सबका वेट 175-180 kg, और हिमालयन और ये सब बाइक्स का 200-200 किलो वेट है। अब उसके ऊपर आप लगेज माउंट करोगे, टॉप बॉक्स लगाओगे, तो वो 20-30 किलो आराम से और हो जाता है। फिर कोई पिलियन बैठेगा तो वो बाइक बहुत भारी हो जाती है। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो हिमालयन, या फिर मतलब मैं हिमालयन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली कह रहा हूँ कि एक वही होता है कि दैट्स लाइक द बेस्ट बाइक इन द बजट यू कैन गेट, एन एडवेंचर बाइक। तो सब लोग वो लेते हैं एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इट मेक्स सेंस एक्चुअली। बट उतने पैसे आपको खर्च करने की ज़रूरत है भी या नहीं? तो मैंने फिर कंसिडर की हीरो की एक्सपल्स, जो कि एक लाइट वेट बाइक है एंड इट्स एन एडवेंचर बाइक। टेस्ट राइड लिया, इनफैक्ट मैंने उसका टेस्ट राइड लिया, मैंने YSD एडवेंचर का टेस्ट राइड लिया। मैंने सुजुकी वी-स्टॉर्म का टेस्ट राइड ना सबसे लास्ट में जाके लिया था, क्योंकि मैंने इसको कंसिडर ही नहीं किया था और मैं सोच रहा था ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर। लेकिन सब बाइक्स के अंदर ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। जैसे हीरो एक्सपल्स के अंदर 2 लोगों के हिसाब से ना, लाइक पिलियन अगर बैठता है तो सीट बहुत छोटी थी, इट वाज नॉट दैट कंफर्टेबल। फिर उसके बाद उसका साइलेंसर ऐसा साइड में था कि अगर मैं उसके अंदर सैडल स्टे लगाऊं, सैडल बैग्स लगाऊं, तो विच वाज बिकमिंग इम्पॉसिबल। उसके लिए मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करवाना पड़ता। फिर उसके बाद YSD एडवेंचर वॉज अगेन अ वेरी गुड बाइक, उसका टेस्ट राइड लिया, लेकिन मुझे उसका राइडिंग पॉस्चर पसंद नहीं आया और वो बाइक अगेन मेरे हिसाब से बहुत भारी थी। देन आई टुक अ टेस्ट राइड ऑफ सुजुकी वी-स्टॉर्म, जो मुझे पहली बार चलाने में इतनी ज़्यादा ठीक नहीं लगी, लेकिन फिर मैंने दोबारा से उसका टेस्ट राइड लिया और सस्पेंशन वॉज वन थिंग जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। बट देन मैंने वही रियलाइज़ किया यार कि उतना ज़्यादा मैं इसको ऑफ रोड पे लेके वैसे भी नहीं जाऊँगा, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। बट ओवरऑल जो सब चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, वो इस बाइक के अंदर बढ़िया थी। सो कोई भी बाइक लेने से पहले आप कंसिडर करोगे कुछ ये चीज़ें, आपका बजट, उस बाइक का मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट, वो माइलेज कितनी दे रही है, उसके इंजन का रिलायबिलिटी, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर उस बाइक को चलाने का फील। अगर आपको उस बाइक के अंदर ये फील नहीं आ रहा है तो आप वो बाइक मत लेना, ठीक है? क्योंकि अगर फील ही नहीं है तो बाकी सब चीज़ें सही भी होगी तो आप उसका क्या करोगे। नाउ कमिंग बैक टू सुजुकी वी-स्टॉर्म, जापानीज़ बाइक्स के अंदर एक रिलायबिलिटी फैक्टर होता है।
अब मेरे साथ सीन ये है कि आपने देखा है कि मैं अकेले ही ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे ये नहीं चाहिए था यार कि ये बाइक कहीं रास्ते में बंद हो जाए और वहाँ पे कोई भी ना हो और मैं अकेले हूँ तो मैं फंस जाऊँ। अब आप एक चीज़ सोचो कि ऐसे टाइम में वो बाइक की माइलेज बहुत अमेजिंग है, ठीक है। आप सर्विस सेंटर कंसिडर कर रहे हो कि अरे इस ब्रांड के तो बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, तो मुझे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बाइक तो 400 सीसी की है, इसमें तो पावर इतनी ज़्यादा है। भाई अगर एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उतना आइसोलेटेड है, वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो वहाँ पे मैं उन सब सर्विस सेंटर्स का क्या करूँगा अगर वहाँ पे अकेले बाइक बंद हो जाएगी तो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर था ये। उसके बाद मुझे चाहिए थी एक लाइट बाइक जिसमें थोड़ा सा वेट डालने के बाद वो मेरे से मैनेज हो जाए आराम से। सो दिस बाइक्स वेट इज 167 kg। अब हो सकता है कि हर कोई तो अकेला मेरी तरह ट्रैवल नहीं करेगा, यू नो, आप शायद एक ग्रुप में ट्रैवल करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करोगे, या अकेले ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करोगे, या सिटी में ही जाओगे, बहुत ज़्यादा ऐसे आइसोलेटेड जगह पे नहीं जाओगे। तो आपके लिए ये सब फैक्टर जो मैंने सोच के डिसाइड करी है बाइक, शायद वो मायने नहीं रखेंगे। आपके लिए ये होगा कि शायद अगर बाइक ख़राब हो भी गई कहीं पे तो दोस्त हैं साथ में, हेल्प है तो मैनेज हो जाएगा। सो एट लास्ट ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने के बाद आपको वो बाइक लेनी चाहिए जिसमें आपको चलाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आए। अगर वो बाइक आपके किसी फ्रेंड के पास है तो उसको अच्छे से चला के टेस्ट करो, नहीं है तो शोरूम में जाओ, टेस्ट राइड मांगो। वहाँ पे वो ऐसे 5-10 मिनट एक छोटा सा राउंड मारने के लिए बोलते हैं। आई नो, उनसे रिक्वेस्ट करो यार कि मुझे ये बाइक लेनी है तो थोड़ा अच्छे से मुझे टेस्ट करने दो, मैं डलवा देता हूँ इसमें 100 रुपये का एक्स्ट्रा पेट्रोल और मुझे थोड़ी देर के लिए ले जाने दो 15-20 मिनट के लिए, एंड टेक दैट बाइक। या अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो फिर एक काम कर सकते हो आप, जैसे कि आपने 2-3 बाइक्स शॉर्टलिस्ट करी है तो उन बाइक्स को देखो कहीं से आप रेंट कर सकते हो एक दिन के लिए, और उसको ले जाके अच्छे से तमीज से टेस्ट करो, एंड फिर आपको समझ में आएगा कि उस बाइक का ओवरऑल फील क्या है। मैं खुद जब यहाँ से दिल्ली से जम्मू गया, जम्मू से श्रीनगर गया, वहाँ पहुँचा ना, जब उतना लंबा 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जब मैंने इस बाइक को वो पहाड़ों के टर्न्स पे बेंड करना शुरू किया, तब मुझे एक्चुअली में इस बाइक का ना असली फील समझ में आया कि भाई चलाने में ये वहाँ पे बहुत मज़ेदार है। स्ट्रेट हाईवे पे आप क्या ही कर सकते हो ना, इंजन एक्सेलरेट कर सकते हो, खींच सकते हो, बस वही है। वो चीज़ समझ नहीं आएगी कि उसको मनूवर करने में आपको कितना लाइट या कंफर्टेबल फील कर रहा है और कितना मज़ा आ रहा है। सो दिस बाइक Suzuki V-Strom 250 इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। वो जैसे कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, वो वाला सीन है, लेकिन ये कुछ चीज़ों में मास्टर है। दिस इज़ द परफेक्ट बाइक फॉर मी। मेरे लिए फ़िलहाल ये मेरे सारे पर्पस नीड्स फुलफिल करती है। सो ऑल द बेस्ट, पिक अ बाइक और कार अकॉर्डिंगली, और हमेशा राइडिंग गियर्स के साथ राइड सेफली, क्योंकि घर पे आपका कोई इंतज़ार कर रहा होता है।